अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल लेकर मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, जब भी हम कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है या वो कितना अरसा चलेगी। आपको पता है ना, हर किसी का कंसर्न होता है, आपका भी होता होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसी तरह जब कोई हुकूमत नहीं आती है तो सब यही सोचते हैं कि ये कितना अरसा चलेगी, और आपको पता है इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? सेम पेज। यस। यही वजह है कि जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो हर थोड़े अरसे के बाद ट्रायो की एक तस्वीर सामने आना बड़ा अहम बड़ा होता ज़रूरी था। हो गया था वो। जी, कभी वो GHQ जाते थे, कभी बनी गाला बुला लेते थे, कभी ISI हेडक्वार्टर्स चले जाते थे, तो एक तस्वीर आती थी और दुश्मनों और हरीफों पे धाक बैठ जाती थी। बिकॉज सारे बड़े स्माइल्स कर रहे होते थे। ऑल स्माइल्स। Yes. ऐसा अच्छा इंप्रेशन जाता था और जल जाते थे जलने वाले। बिल्कुल। लेकिन जब पर जले तो पता भी ना चला और वो इंश्योरेंस पॉलिसी 4 साल के अरसे में ढेर हो गई, एक्सपायर हो गई, और एक मामला, एक अपॉइंटमेंट का मामला इमरान खान साहब की हुकूमत को ले डूबा। ठीक। अब हम ये बात इस ज़िम्न में कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आंखों के तारे, जो उन्होंने ख़ुद भी एक बयान दिया, उन्होंने GHQ का विज़िट किया, उसमें उन्हें मुख्तलिफ सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम नसीर साहब आर्मी चीफ उनके हमरा और की मिनिस्टर्स थे, कुछ हमें पता है जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स को साथ लेकर वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और जो तस्वीर छपी है उससे लेकर सब एक बार फिर सोच रहे हैं कि वो हुकूमत जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि अब गई, मई में गई, साल में गई, 6 माह में गई, 1.5 माह में, 1.5 साल में, 2 साल में, इसके लिए इस मुलाकात की, इस तस्वीर की कितनी अहमियत है? सेम पेज की कितनी अहमियत होती है? अच्छा, अब आप थोड़ी साइकोलॉजी में जाना शुरू कर दिया आपने। मैं देख रहा हूँ सियासत से हट गई हैं आप। अब बॉडी लैंग्वेज देख रही हैं, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन ऐसे करके बैठा हुआ है, कौन ऐसे देख रहा है। जी जी, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, तो मुस्कुराहटें तो नज़र नहीं आई मुझे। हाँ, मुस्कुराहटें नजर नहीं आई, मगर मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि पर्सनालिटीज़ में भी फ़र्क होता है। जनरल बाजवा जो थे ना, वो आसानी से मुस्कुराते थे। अच्छा। गुस्सा भी उनको चढ़ जाता था, मगर फिर बड़ी जल्दी ठंडे भी हो जाते थे। ओके। आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये अपना इजहार नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं। ही इज़ वेरी स्टिफ, जैसे कि ना पोकर प्लेयर। ओके। हिज फेस डजंट बिट्रे एनीथिंग। मुझे याद है जब ये शुरू में बने आर्मी चीफ, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए PM हाउस, और आके उन्होंने सलूट किया, एंड ही वाज वेरी स्टिफ। खैर, जाहिर है वो वक्त तो नए नए आए थे, अब ज़ाहिर है इज़ मोर फुली इन कमांड एंड कंट्रोल, तो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो डील करते हैं। लोग कहते हैं जो कि इनको मिले हैं वहाँ प्रेसिडेंसी में जब ओथ टेकिंग हो रही थी, तो ही वाज अ लिटिल रिलैक्स्ड, ही वाज नॉट सो स्टिफ। ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि फेशियल एक्सप्रेशंस अपनी जगह पे, दे हैव टू डू विद पर्सनैलिटीज़, बट दे ऑल्सो हैव टू डू विद सिचुएशंस। ओके। अब मैं आपको बताऊँ, आपने जो सवाल पूछा है, आई नो आप किधर ले जाना चाह रही हैं इसको, कि सेम पेज, अब ये क्योंकि पहले सेम पेज फट गया था, तो अब आप पूछ रहे हैं कि ये पेज कब फटेगा। ऐसे ही है ना? मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या उम्मीद है आपकी बार ना फटे? अच्छा, तो अब बात यह है कि उस वक्त के हालात और आज के हालात में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। अगर तो आपको ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं तो फिर तो फट जाएगा, जाहिर है, बिकॉज अगर बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल है तो उधर भी ये हुआ तो इधर भी हो जाएगा। मगर अगर कोई फ़र्क है उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, तो फिर शायद इतना आसान नहीं है पेज को फटना। तो नाउ लेट्स लुक एट द टू सिचुएशंस। अच्छा, वो सिचुएशन क्या थी? क्या थी? वो ये थी कि सारी सियासी जमातें बाहर थी जी। और एक सियासी जमात अंदर थी, सेम पेज पे। जी। आज की सिचुएशन ये है कि सारी सियासी जमातें अंदर हैं और एक सियासी जमात बाहर है। तो इस वक्त तो 9-10 सियासी जमातें जो हैं वो सेम पेज पे हैं, जी। जिनके साथ सब सेम पेज पे पहुंच गए हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट। जी। उस वक्त सिर्फ एक थी। जी। जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो ज़्यादा थे, उनका प्रेशर भी ज़्यादा था, उनकी सपोर्ट भी काफ़ी थी। उसकी वजह ये थी कि सारे मुख्तलिफ लोग जो थे, जो बाहर बैठे हुए थे, सबके साथ खान साहब ज़्यादती कर रहे थे। सो वो सारे सेम पेज पे आ चुके थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। आज की सिचुएशन ये है कि बाहर से सिर्फ प्रेशर एक सियासी जमात से, बाकी सारे जो है इनके साथ सेम पेज पे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आसिम मुनीर साहब इज़ नॉट जनरल बाजवा। जनरल बाजवा जो थे, जब उन्होंने जब वो ये बने, जब उनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने,
उनके दिल के अंदर थोड़ा सा फिर भी हमदर्दी थी नवाज शरीफ साहब के लिए। अच्छा, फिर भी ये हाल हुआ तो हमदर्दी थी, जिसकी वजह से जब इमरान खान ने जब नवाज शरीफ, जब मरियम, सारी अपोजिशन को नैब के ज़रिए अंदर किया, तो जनरल बाजवा ने अपने स्टेशन कमांडर्स के ज़रिए, ISI के स्टेशन कमांडर्स के ज़रिए राब्ते सब के साथ रखे। अच्छा, स्टेशन कमांडर्स जो थे, जो जेलों में थे, उनको मिलते थे और उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई थी विद जनरल बाजवा। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, आई हैव दिस नॉलेज। ओके। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज बिल्कुल उसके बरक्स सिचुएशन है। आज आर्मी चीफ जो वो है जिसको इमरान खान ने निकाल दिया था फ्रॉम ISI, जी, तो एक पर्सनल ग्रज भी है वहाँ एक पर्सनल ऑब्लिगेशन थी क्योंकि लगाया था, यहाँ निकाला है तो एक पर्सनल ग्रज भी है दोनों तरफ। तो मैं समझता हूँ कि उसके के लिए, उनके लिए आसान था अपोजिशन और जनरल बाजवा के लिए कि इमरान खान से पेज के सर से इधर होना। ओके, कोई लायबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा एहसान नहीं था, सिर्फ एक एक्सटेंशन की बात थी। हाँ। और जब वो नून लीग ने ये फैसला किया या PDM वालों ने कि इनको हमने एक्सटेंशन हाथ में मिलाना है, तो फिर मेरा ख्याल है वो इमरान खान के लिए जो डिपेंडेंस थी ना वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि वो बिल्कुल उस किस्म की चीज़ ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा इन चीज़ों को लेकर, देखो अगर आप ये सारी चीज़ें साथ रखें। ठीक है। और इसके लिए जो बाहर बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, उनके लिए बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने कहा ना, उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाजवा साहब की कुछ हमदर्दियाँ थी, इसकी वजह से उन्होंने राब्ते रखे थे। और उस अरसे में और वो जब भी इमरान खान के इल्ज़ाम है कि मैं इनको अंदर करता था तो ये नैब के ज़रिए उनको बेलें दिलवा देते थे, या उनको याद है? जी बिल्कुल याद है। और इमरान खान साहब बार बार कहते थे मुझे कहा जाता है NRO दे दो। हाँ, मुझे कहा जाता है। तो वो सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर ऑपोजिशन जो थी उसका फ़ायदा उठा सकती थी। ठीक है। आज की जो ऑपोजिशन है विच इज़ PTI, वो तो बिल्कुल समझे आप 0 पे पहुंची हुई है ना। वो तो जिस किस्म की हरकतें की हैं उन्होंने, एक तो ज़ाती तौर पे ग्रज ले लिया है एक आर्मी चीफ के साथ, और दूसरी तरफ ये है कि अब वो पूरी फ़ौज के साथ उन्होंने एक ग्रज ले लिया। फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में। नवाज शरीफ साहब ने तो फ़ौज के साथ तो ग्रज नहीं लिया था, उन्होंने आखिरी स्टेज पे आके एक हल्का सा जिक्र किया था जनरल बाजवा का और DG ISI का। जी, एक्चुअली DGC, उस वक्त DG ISI थे जनरल फैज़ जी। इससे ज़्यादा नहीं बात की उन्होंने। यहाँ तो पूरा एक महाज बना दिया इन्होंने। शुरू किया जनरल आसिम से और उसके बाद सारी फ़ौज के ऊपर अटैक। तो वो लोग जो बातें करते थे, इस वर्दी के पीछे वाली बातें करते थे, और उस वक्त सारे PTI वाले कहते थे ये गद्दार हैं, आज PTI भी वही नारे लगा रही है। लेकिन उन नारों से तो ला ताल्लुकी का इजहार इमरान खान साहब ने कर दिया। उन्होंने कहा कि IMF के दफ्तर के बाहर जो मुजाहरा हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन नारे लगाने का इल्म नहीं। अब बात यह है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने May 8 के अंदर मुलव्वस हैं, May 9 के अंदर जो मुलव्वस हैं, खान साहब ने सबको टिकट दे दिए हैं, सबको सेनेट सीट्स मिलनी शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। तो इसका ये मतलब है कॉन्फ्रंटेशन तो फुल फ्लेज चलेगी ना अब। अच्छा, तो अगर कॉन्फ्रंटेशन चलेगी तो इस्टेब्लिशमेंट तो पीछे हटने वाली नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको मौका मिल जाए। इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के जो तल्लुकात हैं वो पहले दिन से सबको इस बात का एहसास है, और मैं कहता रहता हूँ कि वो उनको तोड़ना या उनके अंदर दरार लानी बड़ी मुश्किल काम है। अच्छा, ये हर बात शहबाज शरीफ साहब उनकी मानेंगे तो फिर मसला क्या है? फिर हर बात माननी है तो फिर मसला क्या है? इस मीटिंग में भी यही बातें सामने आई हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर शायद कोई ख़ास हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया। हाँ, मगर एक बात तो बड़ी वाज़ेह कर दी ना कि शहबाज साहब ने ये जो प्रेस रिलीज़ आई है, मेरा ख्याल ISPR की प्रेस रिलीज़ है या ISPR की तरफ से कहा गया है, बताया गया है इसमें। उसमें तो शहबाज साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट बात यही की है, और ये लीड स्टोरी है एक अखबार में, इंग्लिश अखबार में, कि शहबाज साहब ने कहा जो आपको चाहिए मिल जाएगा। जी। और उसका जो पहनाया है, दुपट्टा जो पहनाया है उसके ऊपर, वो ये है कि सिक्योरिटी के लिए जो आपको चाहिए। बट दरअसल एक्चुअली आर्मी का जो मिलिट्री बजट है, दैट्स द रियल इशू। और वो 10 से 20% हर साल बढ़ता है। उसको छुपाने की भी कोशिश की जाती है, मगर होता नहीं है। ये सारा प्रेशर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन की वाली बात पे आ रहा है ना, कि पैसे फेडरल गवर्नमेंट को और चाहिए, वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज अगर IMF की बात मानी जाए और पैसे ना पूरे हों तो वो तो कहते हैं हर चीज़ पे कट लगना चाहिए, इंक्लूडिंग
एक डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। Right. अगर वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कहते हैं कट करो, तो फिर वो डिफेंस पे भी आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए ये शहबाज साहब का ये कहना और वहाँ GSU जाके उनको एश्योरेंस देनी कि जो मंगोगे तो उन्हें मिल जाएगा, फिक्र ना करो। और साथ किसको बैठाया हुआ था? फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, एंड फॉरेन मिनिस्टर हाँ, एंड डिफेंस मिनिस्टर। एंड डिफेंस। इंटीरियर मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्री थे, तो फिर वो इसलिए तो नहीं। फॉरेन मिनिस्टर इज द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर। जी ऐसे ही है ना? जी, ऐसा ही है। तो फिर ये सब एक ही सफ़े पे है ना कि जो मंगोगे बादशाह, जो मंगोगे हाजिर। हाँ। ऐसे ही है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि दिस वाज इम्पोर्टेंट जेस्चर फ्रॉम द PDM गवर्नमेंट। ओके, और ये जाना GSU जाके ये बात कहना जहाँ आर्मी चीफ के भी लोग बैठे हुए हैं, तो आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू कन्वे दिस मैसेज। राइट, एंड दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट, जो मांगेंगे वो उनको मिलेगा। चले, ये डिफरेंसेस की भी आपने जो पॉइंट आउट किए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, निटी ग्रिटी के कितना अरसा सरवाइव कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है। एनीवेज, जब बात हो रही है कन्फ्रंटेशन की ना, तो स्टेटमेंट्स इस तरह की, फैसल वावडा साहब वो फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को ख़तरा होगा, ये मुद्दत नहीं पूरी कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को ख़तरा जो है वो KP से होगा, यानी अली अमीन गंडापुर से होगा, और मौजूदा हुकूमत को हटाने में KP गवर्नमेंट का अहम किरदार होगा। और कुछ उन्होंने मौलाना के बीच में एंट्री डाली कि अगर वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दे तो ये यूँ होगा। अब मैंने तो अभी कहा कि ये गवर्नमेंट PDM की कहीं नहीं जा रही। जी, फवाद चौधरी साहब दुआएं मांगते रह जाएंगे, ये किसने कहीं नहीं जाना। मगर इसके अलावा भी कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। क्या? अगर वाडा साहब कह रहे हैं कि गंडापुर साहब नहीं सर्वाइव करेंगे, नहीं होगा। ऐसे ही है ना? जी हाँ। हमने कल के प्रोग्राम में दो बातें कही थी। के एक हमने ये कहा था कि गंडापुर साहब के पास इलेक्शन कमीशन में भी एक दरखास्त गई भी है। दरखास्त गई हुई है जो कि बड़ी ख़तरनाक है, वो किसी वक्त तलवार चल सकती है। जी जी, तो वो अभी नहीं चलेगी, वो उसके इंतज़ार की जाएगी। ओके, क्योंकि देखना ये है कि क्या गंडापुर साहब फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल सकते हैं कि नहीं। अच्छा, गंडापुर साहब पहुंच गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे लेने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट का फिक्र ही ना करो, दे देंगे। मैं कह रहा हूँ देला नहीं मिलना। और आज इमरान खान की तरफ से भी हमें खबर आई है कि वो भी ये कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलना। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं गंडापुर साहब तुसी गए तो सो पैसे लैंड ठीक है, दोनों मिलने कोई नहीं, तो तुसी होते बड़ी स्माइला शाइला दे रहे सो और बड़े तुसी सॉफ्ट होए सो, इदी की जरूरत सी तस्वीर नहीं सिर्फ खिंचवाने, यही है ना। जी जी। तो अब मैं ये समझता हूँ फिर कि गंडापुर साहब इमरान खान साहब से भी मिलने पहुंच गए बगैर प्रोटोकॉल के, इजाजत लेके अदालत से। वो तो पहुंच गए ना आज। हाँ, तो इसका मतलब है जब वहां से निकलेंगे तो या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब विल ट्राई टू सर्वाइव। अच्छा, सर्वाइवल का मैकेनिज्म यही है कि ज़्यादा हार्ड लाइन ना ली जाए। मगर उधर असद कैसर साहब जो हैं, जो समझते हैं उनको बनना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, तो वो तो गंडापुर साहब को कमज़ोर करेंगे। वो हार्ड लाइन लेंगे और के पढ़ लड़ो, ये करो वो करो। गंडापुर साहब जो है एक तरफ उनकी पूरी पोजीशन है हार्ड लाइन की, दूसरी तरफ उन्होंने भीख मांगनी है फेडरल गवर्नमेंट से, तो क्या करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको चलाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो शायद वो ज़्यादा हार्ड लाइन नहीं लेंगे। और अगर लेंगे तो फवाद चौधरी वाली बात जो है वो सामने आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि साथ कैसर साहब और गंडापुर साहब हार्ड लाइन लेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जब मतलब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसको मिल नहीं रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस किस्म के ड्रामे करेंगे तो उसके साथ तो हालात और ख़राब होंगे। मगर फेडरल गवर्नमेंट के लिए हालात नहीं ख़राब होंगे, इनके लिए हालात ख़राब होंगे। तो इसलिए अगर गंडापुर साहब आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। और सॉफ्ट लाइनर्स जैसे असद कैसर साहब हैं, जो कि आपको पता ही है, वो तो चाहते हैं कि कोई मुज़ाकरात हों, कोई सॉफ्ट लाइन चले। वो हार्ड लाइन उस वक्त लेते हैं जबकि उनका ख्याल होता है कि अब लेने का वक्त है, अदरवाइज इज़ अ सॉफ्ट लाइन है। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी तो है ना PTI में। सारे वकला हज़रात जो हैं उनमें से आधे जो हैं वो तो कहते हैं यार गलछल करो तो सॉफन करो और चलाओ काम को। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब का एक हिस्सा शायद सही हो, दूसरा हिस्सा सही नहीं। ये सही है कि अगर गंडापुर साहब ने सही तरीके से हैंडल ना की तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। और मगर ये कि वो कोई लंबा लॉन्ग मार्च कर देंगे, मौलाना फजलुर रहमान अगर लॉन्ग मार्च करे तो मौलाना सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI के साथ मिल जाए। वहाँ दुश्मनी है बड़ी सीरियस किस्म की। वहाँ मौलाना जो है हर एक के साथ जप्फी डालने के लिए तैयार होंगे, मगर PTI के साथ कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ उस हद तक इशारे करते हैं जिस हद तक उन्हें PDM गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, मगर वो कभी भी
पीडीएम गवर्नमेंट को उतारने के लिए पीटीआई के साथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ये मेरी पेशेंस हुई है। तो ये गलत फहमी है किसी की फवाद चौधरी की कि मौलाना के साथ मिलकर लॉन्ग मार्चेस करेंगे जिसके साथ गवर्नमेंट गिर जाएगी। एहतजाज ज़रूर हो सकता है मगर वो हाथ से नहीं निकलेगा बाहर। राइट, रेड लाइंस नहीं क्रॉस करेंगे, मौलाना कभी नहीं करेंगे। आपने 9 मई का तस्करा किया। 9 मई में जो मुलव्विस हैं शख्सियात, जिनमें मुराद सईद साहब सर फहरिस्त हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब तो अभी मुल्क से बाहर हैं, और भी शख्सियात जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, इन सबको सेनेट टिकट्स जारी किए हैं इमरान खान साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड चला आम इंतखाबात के बाद वो आज़ाद उम्मीदवारों का था। चले जनरल इलेक्शंस में तो हमने बहुत सुना, सेनेट इलेक्शन में हम सुन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब भी आज़ाद उम्मीदवार है, फैसल वावडा साहब भी आज़ाद उम्मीदवार है, हमारे ये अभी गुजरे हुए वज़ीर आज़म, ये जो अभी जिनका सेटअप था अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी आज़ाद उम्मीदवार है। ये पहले भी कभी हुआ है आज़ाद हैसियत नहीं, बलूचिस्तान में होता था। अच्छा, कि आज़ाद उम्मीदवार जो है कोई पैसे वैसे खर्च करके और थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट लेके तो वो खड़े हो जाते थे, बन जाते थे। मगर अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि देखिए 20 अब पंजाब मतलब ठीक ठाक सीट्स लेनी पड़ती है ना। पंजाब में आपने लेनी है या सिंध से लेनी है तो 20-22 वोट की ज़रूरत है, पंजाब में इससे भी ज़्यादा वोटों की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं होता, उस पर ये खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है ना। अब अगर एक एक वोट के लिए 5-5 करोड़ देना पड़े तो आपने 10 वोट लेने हैं तो आपको 50 करोड़ रुपया, तो हर एक की बस की बात नहीं है ना। इसलिए इंडिपेंडेंट्स खड़े नहीं होते सेनेट। अच्छा। वो सीटें पार्टी की होती हैं। मगर अब ये आपने 3 नाम ले लिए, हो सकता है एक आध और ज्वाइन कर ले इनको। अच्छा, मगर इन 3 नाम जो लिए, इनकी खसूसियत क्या है? क्या है? ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं। अच्छा, सारे इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं। अच्छा, लेकिन एक तो जरदारी साहब के पहले बेटे करार दिए गए थे और दूसरे आप समझते हैं कि मैं वो बेटा अब किसी के बेटे नहीं रहे। अच्छा, वो अब इस्टेब्लिशमेंट के बेटे बन चुके हैं पक्के। अच्छा, तो ये यकीन कर लें मेरे से। मेरे तो दोस्त है ना, तो कुछ तो पता ही होता है ना। अच्छा, और मेरी बड़ी नियत ख्वाहिशें उनके लिए। हाँ, अच्छा, आगे आइए आप कि मोहसिन नकवी साहब कैसे इलेक्ट होंगे। हाँ, ज़ाहिर है आज़ाद की हैसियत से कैसे ये तो जमात वो कुछ तो जमात। पैसे खर्च करेंगे वो, अच्छा, कुछ उनकी इस्टेब्लिशमेंट हेल्प करेगी। ओके, वो देखेगी कि यहाँ फलाने लोग जो हैं वो उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा कि जी नून लीग की इतनी सीटें बन रही हैं, मगर उसमें से 3-4 वोट एक्स्ट्रा है उनके पास। उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि यार ये बंदा जो है इसको 20 मिले या 24 मिले ये फिर भी हो जाएगा, तो ये इन दोनों को टाइट किया जाए, उनको 4 पैसे दिया जाए या धमकी दी जाए, उनको इधर ले आया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट इन कमांड होगी इन सब के लिए, वो इनकी इकट्ठे करेंगे इनके लिए वोट्स, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये 3 बहुत अहम लोग हैं, नॉट अंडर एस्टिमेटेड। ये इन्होंने बड़ी खिदमत की है इस्टेब्लिशमेंट की, और आगे भी इनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, तो क्योंकि देखिए हर सेनेट हो, क्योंकि अपर हाउस है, और या नेशनल असेंबली हो, अपने बंदे होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब असेंबली में तो हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो सब पार्टी के लोग आए हुए हैं, पार्टी डिसिप्लिन है। तो सेनेट में ये हो सकता है। तो बहुत से बिल्स ऐसे होते हैं जो सेनेट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनको किल करना होता है, या कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना होता है, उनको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अब मिनिस्टर बनेंगे या बनवाए जाएंगे इन ड्यू कोर्स। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के साथ और पैसे की हेल्प के साथ ये सारे इलेक्ट हो जाएंगे। और काकड़ साहब तो उनके 100% उनके हैं ना। तो काकड़ साहब की अगर ये ख्वाहिश है तो उनके लिए भी बंदे लोग इकट्ठे कर दिए जाएंगे, कोई बलूचिस्तान से, कोई इधर से उधर से। सो दे विल ऑल, इफ दे स्टैंड, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गेट इलेक्टेड। चेयरमैन सेनेट एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वो फिर हो जाएगा सारा कुछ, देखा जाएगा। एक दफ़ा सेनेट तो पहुँचे, फिर देखा जाएगा। तो ये 3 तो है, एक आध मैं समझता हूँ और भी निकलेगा। एस्टैब्लिशमेंट किसी को कहेगी खड़े हो जाओ एंड विल अश्योर देम। वही ना, वो आपने कहा कि देखिए काकड़ साहब के पास तो पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है। अगर उन्होंने अपने पैसे लगाए तो उसका मतलब है कि वेल ही वाज प्राइम मिनिस्टर, कोई 4 पैसे बना लिए होंगे उन्होंने। वावडा साहब जो है वो तो काफ़ी अरसे से आउट ऑफ एक्शन है, बट ही इज़ अ वेरी रिच मैन। वो मेरा ख्याल है 25-30 करोड़ तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो निकाल लेंगे, मगर फिर भी और चाहिए होंगे ना। और मोहसिन नकवी साहब तो खैर अरबपति हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट को हो सकता है तुसी फिक्र ही ना करो, मैं आपे कर लाँगा। यह है कि एक बार बंदे ने मेरे वाल कर दियो। सो मतलब आई थिंक सितारे अच्छे चल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, तो कुछ भी मैनेज हो सकता है। अरेंजमेंट या आसमान पर सितारों। नहीं कोई नहीं, आई थिंक ही इज प्लेइंग ऑन अ गुड विकेट। ऑन अ गुड विकेट, एंड विकेट इज ऑल
in his favor. So Wicket is not taking spin or bouncers. Wicket is plumb. it's a dead wicket. It's a dead wicket and Mohsen Naqvi चौके छक्के मारेगा और पहुंच जाएगा. And with speed. With Mohsen speed. Mohsen speed. So सेनेट इलेक्शन और आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस की. जब चौके छक्कों की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड जो हमारी PSL चल रही है उसकी रौनकें क्यों मान पड़ी हैं और इसके फैक्टर्स कौन से हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. अच्छा, सियासी अबतरी की वजह से ना हम देखते हैं हर शोबा ही मुतासर हुआ है. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो वो भी एक अरसे तक म्यूज़िकल चेयर बना. शायद उसी के असरात हैं कि लोग अब की बार PSL इंजॉय नहीं कर रहे. ये तो आप बताएंगे कि असल वजह क्या है, लेकिन जो सवाल आया है, आपके व्यूअर हैं आपके शो के असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे. जी. इस साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है. जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट. लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है. प्लेयर जो है बाहर से आके इस वक्त PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के लिए. दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा. ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है. देखिए ज़रा. आयशा, मैंने PCB छोड़ा था जून 21 को पिछले साल. उसके बाद मैंने कोई कमेंट्री नहीं की किसी चीज़ के ऊपर. ना मैंने ज़का अशरफ साहब की कारकर्दगी के ऊपर को बात की. और अब मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं और जब से आए मैंने कोई बात नहीं की. मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है. बहुत सी बातें मेरे अंदर हैं, मैं नहीं करता बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ख़ुद जाना चाहता हूँ वहाँ और इसलिए मैं नॉक कर रहा हूँ उनको. मगर बात सही है कि PSL बड़ी मेहनत से हमने बनाया था, बड़ी मेहनत से, बड़ी रिस्क लेके और पाकिस्तान लेके आए थे. और इसको एक $multi-million इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था. यकीन करें, मैं कभी कभी हंस के कहता हूँ कि मेरी कमर टूट गई थी. जेन्युइनली मेरी कमर टूट गई थी. मुझे बड़ी लंबी चौड़ी फिजियोथेरेपी करानी पड़ी क्योंकि इतने लंबे आवर्स थे, हमें काम करना पड़ता था. कोई छुट्टी नहीं थी. दिन रात, सैटरडे संडे एवरी रात के 1-1, 2-2 बजे तक भाग दौड़ होती थी. ऐसे हमने इसको बनाया और खड़ा किया और रूल्स बनाए. अब क्या हुआ कि एहसान मानी साहब के ज़माने में 2 दफ़ा PSL पोस्टपोन किया गया या आधा अधूरा छोड़ दिया गया, फिर बाद में कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि कोविड के लिए सही तरीके से इंतज़ाम नहीं किया गया. जी बिल्कुल, याद होगा. बिल्कुल. फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने PCB ने हायर की थी वो भाग गई. उन्होंने कहा हम नहीं करते. तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए. तो उस वक्त भी ख़तरा था कि ये ख़त्म, ये PSL उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया. पाकिस्तानी एक कंपनी थी वो आ गई, उन्होंने कहा हम कर देते. अच्छा. शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं था. अगर यहाँ होता पाकिस्तान में तो फिर हो ही नहीं सकता था. बैड प्लानिंग. अच्छा, तो चले वो कोविड की वजह से कुछ बैड प्लानिंग, मगर जो कोविड के लिए जो बबल्स बनाए थे वो भी बैड प्लानिंग की वजह से, बैड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो वायलेट हुए और लोगों को कोविड हो गया और फिर बंद करना पड़ा. सो अनफॉर्चुनेटली वो दिन है और आज का दिन है कि एक ही PSL ठीक हुआ है. वो PSL 8 था, जबकि दिसंबर 22 को मैं वापस PCB गया और उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर टाइम था PSL करने का. जी. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि जी रमीज़ राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था PSL में, वो और लीग्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने कोई ख़ास बजट भी नहीं दिया इसको करने के लिए. अच्छा. और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ये मुझे कहा गया. अब हकीकत क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं कहता, मगर जो मैंने देखा, जब बजट देखा मैंने, तो मैंने कहा यार इस बजट के साथ तो आप एक ऑर्डिनरी मैच नहीं कर सकते. तो खैर उसमें दिन रात काम करके, बजटिंग ठीक करके, मार्केटिंग ठीक करके, हमने 2000 जो PSL 8 था उसको सही तरीके से हमने किया और बड़ा कामयाब रहा. अब क्या हुआ, जैसे मैं गया हूँ तो ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि PSL 8 तो नजम सेठी का प्रोजेक्ट है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जैसे है हो जाए, मैं अपना कुछ करता हूँ. अच्छा. तो किसने कहा जी क्या आप अपना क्या, ये तो पाकिस्तान, उन्होंने कहा नहीं है सेठी का ना लगे है, ये एक T10 टूर्नामेंट करते हैं.
तो ज़का अशरफ साहब ने T10 टूर्नामेंट की प्लानिंग शुरू कर दी अच्छा, और उन्होंने एक और प्राइवेट सेक्टर लीग की इजाज़त देनी शुरू कर दी जो कि PSL के साथ कंपटीशन में आ गई Okay. थी सिंध के अंदर, ओके, क्योंकि वो जरदारी साहब को प्लीज़ करना चाहते थे। तो कुछ उनकी सिफारिश की वजह से एक T10 लीग खड़ी हो गई वहाँ सिंध के अंदर, जिसको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, और एक PSL की कंपटीशन में एक T10 लीग की तरह तैयारियाँ होनी शुरू हो गई। मेरे ज़माने में जो लोग आए थे T10 करने के लिए, मैंने ना कर दी थी। मैंने कहा था ये T10 इज़ नो क्रिकेट, ठीक है, ये वी आर अ सीरियस क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन, हम ये 3 फॉर्मेट्स ही खेलेंगे और कोई ऐसी नई डेवलपमेंट नहीं करेंगे जिसके साथ हमारी ये 3 फॉर्मेट्स को कोई ख़तरा हो। राइट, T10 जो है इज़ नॉट रियली क्रिकेट, गुल्ली डंडा है। तो और अभी तक ICC ने इसको ओके नहीं किया है, इट्स नॉट एन ऑफिशियल फॉर्मेट। और एक दो चल रही हैं दुबई में, मगर दैट्स नॉट अ क्रिकेट होम एज सच, इम्पोर्टेड चीज़ें वहाँ। अब बात यह है कि इन्होंने PSL को इग्नोर कर दिया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जब देखा कि यार ये अगला PSL जो है वो कैसे होगा, तो पता यही चला कि जी कोई बजट नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। जैसे रमीज़ राजा साहब ने इग्नोर किया था, ज़का अशरफ साहब ने भी इग्नोर किया। तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज़ करें, ठीक है, और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो PSL हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था। और जब ये पहुँचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि PSL हम कैसे कराएंगे, ज़का अशरफ साहब तो पैसे दे के ही नहीं गए। फिर जब मोहसिन ने कहा कि नहीं, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए ले लें, उसको करें, मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है कि PSL गिर जाए, तो ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। वो ख़ुद बड़े मसरूफ़ थे क्योंकि उस वक्त भी ये CM थे अभी, मगर फिर इन्होंने कह दिया तुम करो, तुम फिक्र ना करो, गेट रेडी। तो इन्होंने भाग दौड़ की, मगर देखिए इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अरसे से प्लानिंग करनी पड़ती है। और हुआ ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुँचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम, ही इज़ डन वेल इन PSL, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उन पे, तो थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन भी थी। ऊपर से फिर फॉरेन प्लेयर्स जो आए हैं वो भी कोई टॉप क्वालिटी के नहीं थे। अब वो क्यों नहीं आए? एक तो सही टाइम पे नहीं बुलाया गया, दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन, बढ़ गया होगा $1.4 मिलियन, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। वो बजट अगर नहीं बढ़ेगा तो जिस तरीके से बाकी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बाकी प्लेयर्स वहाँ चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इस दफ़ा ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं, अगर 50 प्लेयर्स आए हैं तो उनमें से 10 होंगे जो कि किसी क्वालिटी के हैं, बाकी तो सारे इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने भर्ती किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग और बैड एलोकेशन ऑफ बजट्स एंड मनी, ये इज़ द रियल रीज़न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कमिटमेंट। और मैं समझता हूँ फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से भी वो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे, और जो PCB को चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा। अब अगर आप PCB को ये बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वो आगे से जो जवाब मिलता है वहाँ से वो ये कहते हैं और जी रमज़ान है, इलेक्शन भी हुए हैं, इलेक्शन थे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे थे, है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, वैसे इकोनॉमी बैठी हुई है, तो वो ये सारे रीजंस देते हैं। मगर मैं समझता हूँ दे आर नॉट गुड इनफ। हमारे ज़माने में भी टेररिज्म बड़ी सब याद नहीं था आपको, कितनी टेररिज्म थी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक राउंड पे स्टेडियम के एक राउंड पे पुलिस होती थी, दूसरे राउंड पे रेंजर्स होती थी, तीसरे राउंड पे आर्मी के ट्रूप्स होते थे, और फिर जाके हम सिक्योरिटी के करके आते थे और हाउसफुल होते थे। ऐसे ही याद है, मुझे याद है भी उस ज़माने में। बिल्कुल मुझे याद है कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और बम फट रहे थे यहाँ, और मैं कह रहा था जी कि मैंने PSL को पाकिस्तान, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर कोई बम फट गया तो क्या होगा?
तो फिर मैंने जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सपोर्ट करें, तो उन्होंने दलेरी के साथ कहा कि नहीं ले आओ तुम, आई विल प्रोटेक्ट यू। तो फिर मैं लेके आया PSL को यहाँ। तो मतलब है कि ये बड़ी अच्छा, लेकिन कमिटमेंट करनी पड़ती है। एक बात बताएं, IPL उधर इतने शानदार तरीके से चल रहा है और उसके जो डंके बजते हैं इंटरनेशनली वो भी हम जानते हैं। यहाँ ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इसको जो PCB के करता धरता है वो पाकिस्तान सुपर लीग समझे, इसे सेठी सुपर लीग ना बनाए? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ी तंग नज़रिया है लोगों का, हर बंदा थ्रेट समझता है दूसरे को। एहसान मानी साहब जब आए, जब मैंने रिज़ाइन किया, जब इमरान खान इलेक्शन जीता, तो आई रिज़ाइंड एज चेयरमैन PCB। मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के साथ चलना, तो बेहतर ये इज़्ज़त के साथ आप खुद घर चले जाए, ये नहीं कि बाहर आपको निकाला जाए, या वो निकाले ना मगर काम ना करने, ग्रेसफुली निकले। मानी साहब आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 100% ये खबर कंफर्म्ड है, PCB के लोगों ने मुझे बताया कि जब ये इमरान खान साहब को मिलने गए तो खान साहब ने एहसान मानी को कहा सेठी नो टाइट करो, उसके खिलाफ कोई निकालो उसको, बिकॉज जाहिर है वो मेरी तो चल रही थी ना उनके 35 पंक्चर वाले वो चल रहा था। तो एहसान मानी साहब ने फिर, मेरा ख्याल है उनका दिल तो नहीं करता था मगर ऑर्डर वॉज एन ऑर्डर, बिकॉज मेरी उनसे काफ़ी दोस्ती भी थी, अब नहीं रही। जाहिर है अगर इस तरीके से कोई रवैया होगा तो फिर कैसे दोस्ती रहेगी। तो उन्होंने फिर छोटी मोटी गड़बड़ की, अब मैं उधर नहीं जाऊँगा, जिसके साथ मेरे उनके साथ तल्लुकात ख़राब हो गए और फिर आज तक ठीक नहीं हुए। इसी तरीके के साथ ज़का अशरफ साहब अब जो आए हैं, उसी ड्रामा उसी किस्म की मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, और इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कभी इधर से ऑडिट करवाओ, कभी ये करवाओ, कभी वो कराओ, इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। तो ये अब बड़ी अफसोस की बात है। उसकी वजह यह है कि इनको इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आखिरी बार जब मैं पहली दफ़ा PCB में गया, ज़का अशरफ साहब बाहर थे, उनको अदालत ने बाहर निकाल दिया था, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे चीफ ऑडिटर ने आके ऑडिट रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी ये, उसका ख्याल था कि मेरे साथ नंबर लगाएगा और कहा कि ये देखिए जी ज़का अशरफ साहब क्या करते रहे। मैंने सोचा तुम तो उसके साथ काम करते रहे हो, तो अब तुम उसके खिलाफ ये ऑडिट रिपोर्ट लेके आ गए हो। ठीक, यही तो यकीन करें, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आया, डायरेक्टिव आया कि ज़का अशरफ साहब ने कोई गड़बड़ की है, हम आपको एक फ़ाइल भेज रहे हैं, इनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम हैं, तो उसकी आप बताएं ये सही है कि नहीं। मैं ज़का अशरफ साहब के घर गया, मैं जाके उनको कहा तो आपके ख़िलाफ़ ये फ़ाइल आई है, क्या हुक्म है? उसने कहा आप उसको वापस कर दें, कहीं जी गलत है ये। यकीन करें मैंने कवरिंग लेटर लिख के वापस कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ IPC को कहा कि जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू ये सही है या गलत है। मतलब इस किस्म की भी चीज़ें हुई हैं इसमें, और बड़ा दुख होता है कि इतने छोटे लोग कर दिया, इतनी मेहनत को, इतने छोटे लोग और इतनी तंग नजरिया। इतना बड़ा, इतना शानदार का इदारा है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। ये नहीं कि सियासी जमातों की भर्ती करें और अपने पर्सनल लोग यार दोस्त ला के यहाँ फिट करें। मैं तो एक भी यार दोस्त नहीं लाया था जब मैं था, और आज जाते जाते अगर 1 मिनट है आपके पास। जी, नवाज शरीफ साहब ने मुझे भेजा था वहाँ, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिफारिश नहीं आई, एक सिफारिश नहीं आई। मुझे लोग कहते थे सिफारिशें आएंगी तो क्या करोगे, एक सिफारिश नहीं आई। इंडिपेंडेंटली उन्होंने आपको, उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम प्रोफेशनली चलाओ इसको। दूसरी बात मैं आपसे करूं, इस दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे लगाया तो बातों बातों में शहबाज साहब ने कहा कि चीफ ऑपरेटिंग अफसर अगर आप इजाज़त दें सेठी साहब तो मैं किसी को रेकमेंड कर दूँ। अच्छा, तो अब मेरी तो थोड़ी सी मैं मारेंगे शुरू से ही गड़बड़ होने लगी। अच्छा, तो मैं ज़ाहिर मैं क्या कहता, मैं जी ऑफ कोर्स। तो उन्होंने एक साहब का नाम लिया, ठीक है, और उनके सिफारशी जो थे वो साथ बैठे हुए थे, अब छोड़ दे कौन थे वो। अच्छा, तो मैंने कहा जी जो एक्चुअली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो होता है ना, CE, वो तो है हमारे पास। हाँ। CEO होता है, तो कहने लगे वही CEO को लगा दें इनको, आप तो चेयरमैन है ना, तो उनको CEO लगा दें। तो मैंने कहा कि मियाँ साहब वो PCB कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेयरमैन ही CEO होता है। तो कहने लगे अच्छा तो आप CEO भी होंगे? मैंने कहा जी मैं चेयरमैन CEO। तो कहने लगे तो फिर CEO लगा दें। मैंने कहा मियाँ साहब माजरत के साथ, ये पहले भी PCB में हो चक्कर लगा चुके हैं। अच्छा, वहाँ भी ये इन्होंने सर्व किया पहले, तो मुझे अपनी टीम चाहिए। तो आई बी ग्रेटफुल अगर आप मुझे इजाज़त। तो इन ऑल बिगनेस ही सर नहीं फिर ठीक है आप अपनी टीम रखें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने तो कभी ये कहा भी नहीं
छोटे मियाँ साहब ने कहा, मगर जब मैंने एक्सप्लेन किया तो वो समझ गए, वो बिल्कुल, समझ के ठीक नहीं है। यू डू हाँ। आप अपने। तो मतलब है कि और इधर से इमरान खान साहब बनी गाला से बैठ के पीसीबी को एहसान मानी के ज़माने में और रमीज़ राजा के ज़माने में बना रहे थे। चलाया भी खुद करते थे, पहुंच जाते थे वो ड्रेसिंग रूम में भी, लेकिन मेहनत से बनाया गया एक प्रोजेक्ट था जिसको उजाड़ने में या इतना वीरान करने में मेहनत नहीं लग रही, बल्कि नेगेटिव सियासी अज़ाइम जो ग्रजेस हैं वो निकल रहे हैं। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी साहब, एक सवाल है पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से, राना नवीद साहब लाहौर से पूछ रहे हैं जी। आइंदा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप क्या होंगे और किस तरह ये ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? इसमें लोकली और इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड है किस तरह दोबारा रिस्टार्ट होगा और कब हो सकता है? जी, बहुत अहम सवाल है। ये सवाल इमरान खान के ज़माने में ये खड़ा हुआ था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा। खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन है और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अज़हर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जो ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की। फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर अपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तो ये क्यों कर रहे हैं आप? तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। ठीक। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अज़हर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे हैं। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज़ ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। मुझे पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाद जब बाहर में जाके क्या करूँगा, उनका नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी थोड़े नाल हाँ, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे, क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है। अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है मे बी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन
कि जहाँ अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज वो सारे कह रहे हैं करो 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 करो, मगर अभी शायद ये इतनी जल्दी ये फैसला ना करें। चलें ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे अभी, फुल प्रूफ ही जाएंगे थोड़े अरसे के अभी लिए। अभी चलें, थोड़ी सी ऐसे है ना। हाँ हाँ, परवाज ना हमवार है, हमवार होने तक ये फैसले लिए जा सकते हैं। उसके कितना वक्त लग सकता है आपने जाना, कुछ मजीद पूछना चाहें तो नंबर आपके सामने है, वीडियो मैसेज भेजिए। अगले प्लान के लिए इजाज़त दीजिए।